गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लगातार आपको अनेक प्रकार के विषयों से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स से अवगत कराया जा रहा है। पिछले वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको परिचित कराया, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ था। इन्फ्लेशन क्या होता है, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इन्फ्लेशन। ये पार्ट 2 है। आप पिछले वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतरीन हो पाए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। इससे पहले पार्ट 2 जाए, थोड़ा सा बैकग्राउंड वंस अगेन मैं देना चाहूंगा। देखिए, अप्रैल में जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, हिंदी में कहे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खुदरा मुद्रास्फीति 6 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च में 2.8% था लगभग, जो अप्रैल में बढ़कर 2.9 हो गया। सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में, जो खाने वाले और पेय पदार्थ होते हैं उनके क्षेत्र में मुद्रास्फीति में बढ़कर मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी प्रकार ईंधन और बिजली के में भी खर्च में वृद्धि हो रही है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बताया था कि किसी विशिष्ट अवधि के लिए कुल मुद्रास्फीति, जिसमें कई वस्तुएं शामिल होती है, वो हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं शामिल होती है। उसकी सभी प्रकार के वस्तुओं के मांग में या उसके डिमांड में क्या चेंजिंग आ रहा है उसको दिखाया जाता है। कोर मुद्रास्फीति में तो जानते हैं, जितने भी अस्थिर वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल पार्ट शुड बी एलिमिनेटेड, हटा दिया जाता है उसको। इन अस्थिर वस्तुओं में मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थ जैसे सब्जियां होती है, ईंधन होता है, बिजली होता है, इनको हटा दिया जाता है। कोर मुद्रास्फीति का सीधा मतलब होता है मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति में जब आप खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को बाहर कर देते हैं। सीपीआई की हेडलाइन मुद्रास्फीति उम्मीद से थोड़ी कम रही है, जो अर्थव्यवस्था में बढ़ती मंदी की ओर इशारा कर रही है। अगर आपको कहा जाए कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति अगर थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था रिसेशन की ओर प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा फलों और सब्जियों की खाद्य मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। तंबाकू और नशीले पदार्थों का मुद्रास्फीति हालांकि थोड़ा सा गिरावट आया है। कपड़ा और फुटवेयर के क्षेत्र में भी गिरावट आ रहा है। हाउसिंग क्षेत्र में भी मुद्रास्फीति जो है वो भी गिरावट आ रहा है। तो जैसा कि पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में मतलब रैपिड फायर हो जाएगा एक बार फिर से रिवीजन के लिए, कि मुद्रास्फीति जब जानते हैं कि जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है। जब मांग और आपूर्ति में मिसमैच, ठीक है, मिसमैच हो जाता है तो क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है। कीमतों में इस वृद्धि को ही तो मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों पर करता है। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य पर करता है। एक है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा और भी है मुद्रास्फीति को मापने के लिए, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर भी है, जो पिछले वीडियो में बताया गया था। अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति जैसे गैलोपिंग है और रनिंग मुद्रास्फीति है या फिर हाइपर इन्फ्लेशन तो सभी के लिए खतरनाक हो सकता है, पूरा अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। लेकिन अगर 2 से 3% मुद्रास्फीति की दर जो है अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इससे निवेशक को एक मोटिवेट मिलता है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर डिमांड ही बिल्कुल ना हो तो अर्थात मुद्रास्फीति नहीं है। तो 2-3% मुद्रास्फीति ठीक है। मुद्रास्फीति के 2 कारण होते हैं, एक तो है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, अगर मांग बढ़ रहा है और उसके कारण अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसे मांग जनित, इंग्लिश में कहे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर उत्पादन के कारक जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, कच्चा माल है, इसकी लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगा तो आउटपुट कॉस्ट भी तो ज्यादा होगा, उससे कंज्यूमर पर बर्डन हो जाएगा और कंज्यूमर उस चीज का डिमांड कम से कम करेगा। और अगर डिमांड ज्यादा है और वस्तु ही नहीं उत्पन्न हो रहा है तो स्वाभाविक है मुद्रास्फीति आ जाएगी। क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के ओवरऑल इस सेक्शन का उद्देश्य है, जो पिछले वीडियो में बचा हुआ था, कि मुद्रास्फीति का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। तो सबसे पहले निवेशकर्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता जो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेते हैं, फिर से उनको एक निश्चित अवधि के बाद इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो एक तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा फंसाते हैं, सरकारी प्रतिभूति से निश्चित आय प्राप्त होती है। दूसरे निवेशकर्ता वो होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनी के हिस्से खरीदते हैं, मतलब वो इक्विटी खरीद लेते हैं। तो मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता को, अर्थात जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, उनको नुकसान होता है, क्योंकि जब उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा था तो अगर उन्होंने 100 रुपया दिया होगा तो उस समय 100 रुपये की कीमत से अधिक वस्तु खरीदा जा सकता था। लेकिन अगर मुद्रास्फीति आ गई है, 4% मुद्रास्फीति आया है, तो रुपया का 4% गिरावट हुआ है। अर्थात अगर वापस उसको 100 रुपया वापस लौटाया जाएगा तो 4% तो घट गया है, यानी 96 रुपये का ही उसके बराबर मूल्य उसको मिल पाया है। इसका मतलब पहले निवेशकर्ता को नुकसान हो जा रहा है और दूसरे वर्ग को फायदा हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वर्ग तो इक्विटी में पैसा लगाए हैं, ठीक है, तो बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा है निश्चित आय वर्ग पर, जैसे कि जिसका सैलरी फिक्स्ड है, सरकारी जॉब है। तो निश्चित आय वर्ग में वे लोग सब आते हैं जिसकी आय निश्चित होती है, जैसे अध्यापक है, कर्मचारी है। तो इन लोगों को मुद्रास्फीति का चोट भयंकर पड़ता है, क्योंकि इनकी वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन उनका आय तो निश्चित है। अगर वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 लाख, अगर उनका सालाना खर्च अगर 75,000 या 1.5 लाख के आसपास है, तो अब वो 75,000 या 1.5 लाख से उतनी वस्तुएं तो नहीं खरीद पाएंगे, उतनी सेवाएं नहीं ले पाएंगे। तो निश्चित रूप से निश्चित आय वाले वर्ग को मुद्रास्फीति की चोट पड़ती है, अर्थात नुकसान होता है। सबसे कंफ्यूजिंग होता है ऋणी और ऋणदाता के लिए। देखिए, जब ऋणदाता किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जाता है। अगर किसी से आपने ऋण लिया, 100 रुपया ऋण लिया, उधार लिया, तो उस समय इन्फ्लेशन नहीं था, तो आपने 100 रुपया तो उधार ले लिया, उस व्यक्ति ने 100 रुपया चुका दिया। लेकिन जब वो वापस लौटाने जाएगा तो 100 रुपये का कोई मूल्य तो घट गया है ना, 100 रुपये का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो लगभग 75 रुपये के बराबर हो गया है। अर्थात उस 100 रुपये से आप 75 रुपये के बराबर ही वस्तु खरीद पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऋणदाता देने वाला को नुकसान और लेने वाला को फायदा हो जाता है। कृषकों पर, कृषक चूंकि उत्पादक वर्ग में आते हैं, उनके लिए फायदा होता है, क्योंकि अधिक से अधिक वस्तुओं को निर्माण करने का उनके अंदर मोटिवेट जगता है, जिसके कारण कीमतें बढ़ती है तो उनको फायदा होता है। इस कारण मुद्रास्फीति से कृषक को फायदा होता है। बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेविंग पर। देखिए, जनरली मुद्रास्फीति के कारण एक तो पैसे का मूल्य गिर जाता है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक पैसा चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक वस्तु खरीदना पड़ता है, वस्तु है नहीं बाजार में, और कम वस्तु को खरीदने के लिए अधिक से अधिक पैसा चुकाना पड़ता है। तो आपके पास अगर आपका इनकम 1 लाख रुपया अगर सालाना है, तो आप 75,000 रुपया खर्चा करते थे, तो उस 75,000 में आपकी जरूरतें पूर्ति हो नहीं पा रही है, क्योंकि 25,000 जो आप सेविंग करते थे, आप 25,000 भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। अब उसमें आप 10,000 एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, तब आपकी जरूरत पूर्ति हो पाएगी। अर्थात मुद्रास्फीति के कारण सेविंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सेविंग घट जाता है। लोग बचत कम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि कल दिन मुद्रा और कितना गिर जाएगा, तो सेविंग करके फायदा क्या है, अधिक से अधिक खर्च कर दीजिए। दूसरा, भुगतान संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भुगतान संतुलन कुछ नहीं होता है, एक देश का किसी दूसरे देश के साथ जो लेन देन होता है, आयात निर्यात का एक रिकॉर्ड होता है, कौन देश कितना निर्यात कर रहा है, कौन कितना आयात कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल यही होता है। तो भुगतान संतुलन में एक कंसेप्ट होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो हम लोग का कैट जो है हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो सोचिए, जब मुद्रास्फीति आई होगी, तो मुद्रास्फीति आई तो आपके मुद्रा का मूल्य तो गिर गया है। मुद्रा का मूल्य गिर गया है तो आप अधिक से अधिक आयात करते हैं या निर्यात करते हैं? अधिक से अधिक आप लोग निर्यात कर पाइएगा और आयात कम कर पाइएगा। बताइए, अधिक से अधिक आयात करना पड़ेगा, क्योंकि आयात से आप अपनी घरेलू जरूरतों को पूर्ति कर पाएंगे। विदेशी बाजार में तो आप वस्तु को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि विदेशी बाजार में वस्तु जब बेचेंगे तो आपको घरेलू जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका आयात घट जाएगा और आयात बढ़ जाएगा, निर्यात घट जाएगा। अर्थात जब किसी देश का आयात बढ़ता है तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो सीधा सा बात है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। भुगतान संतुलन जो है वो आपके प्रतिकूल हो जाएगा। टैक्स पर विचार करें तो टैक्स जो होता है, इंटरेस्ट रेट, जैसे टैक्स बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, बताइए। देखिए, जो इनकम टैक्स होता है या फिर डायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स को जनरली बढ़ा दिया जाता है, जिससे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो लोग जो होंगे वो अधिक से अधिक चुकाएंगे, ताकि उनका एक तरह से पैसा जो हाथ में बहुत ज़्यादा है उनको पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया जाता है, ताकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जनरली जो आप प्रतिदिन की वस्तु को खरीदते हैं बाजार से, बिस्कुट मतलब प्रतिदिन की जो वस्तुएं है उसमें जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी को कम कर दिया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति की मार जो है कम। अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाता है।
उत्पादक वर्ग पर तो अभी बताया था मैंने, मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक वर्ग या उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं। मजदूरी में भी वृद्धि होती है, तो मजदूरी में वृद्धि होती है तो लोग अधिक से अधिक मजदूरी के लिए जाते हैं, अधिक से अधिक निवेशक अधिक से अधिक निवेश करना चाहते हैं, अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन इसका कभी कभी उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है कि निवेशक अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर दे तो हो सकता है उस वस्तु की कीमत बाद में लगातार गिरने लगे। मतलब ये शेयर मार्केट के जैसा है कि आपने पैसा फंसाया, आपको लगा कि पैसे की कीमत बढ़ रही है, बाद में हम निकाल लेंगे, लेकिन अचानक धड़ाक से वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण उस वस्तु की कीमत गिर जाती है। तो दोनों हो सकता है। तो सरकार क्या क्या करती है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए? तो हो गया अब जैसा कि मैंने बताया था, सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रण के हेतु कई उपाय करती है। जैसे जो इसेंशियल कमोडिटीज होता है, अनिवार्य वस्तुएं, खास करके दाल के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट मूल्य स्थिरता को उसमें को बढ़ाया जाता है। अधिक से अधिक दाल को निर्यात कर लिया जाता है, क्या आयात कर लिया जाता है, आयात कर लिया जाता है। ठीक है, अनिवार्य वस्तुओं की अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसके अंतर्गत दालें है, प्याज है, खाद्य तेल पदार्थ है, इसको स्टॉक की सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है कि लोग जानबूझकर अधिक से अधिक स्टॉक ना करें, वरना बाजार में उस चीज का अवेलेबिलिटी नहीं होने से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, लोगों को संकट का सामना करना पड़ सकता है, और कभी कभी तो हो हल्ला भी होता है, सरकार की बुराई होने लगती है, ईंधन को अधिक से अधिक खरीदा जाता है। तो ओवरऑल इस दूसरे वीडियो में मैंने जितने भी इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कंसेप्ट थे पूरी तरह से क्लियर कर दिए गए हैं। अगर आप इस प्रथम और द्वितीय वीडियो को ध्यान से देखें तो जितने भी एग्जाम्स होंगे यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम कवर कर लिए जाएंगे। एवरीथिंग विल बी क्लियर, बट फॉर दिस you have to be watch this video 2 or 3 times with very clearly and sharp mind, because it's just explaining, another anything कुछ बका नहीं गया है, शानदार है, अच्छा है। देखिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।